हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ एक छोटा सा फैसला पूरे परिवार की इज्जत और भविष्य को दांव पर लगा देता है। इस्लामाबाद के पुराने इलाके में, जहाँ संकरी गलियों में पुरानी हवेलियाँ और नई इमारतें एक साथ खड़ी थीं, वहाँ रहती थी राबिया। राबिया की उम्र 25 साल थी। वह एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ाती थी। उसके पिता हाजी अब्दुल करीम एक रिटायर्ड क्लर्क थे। माँ बीमार रहती थी और छोटा भाई सलमान अब भी कॉलेज में पढ़ रहा था। परिवार की सारी जिम्मेदारी राबिया के कंधों पर थी। राबिया सुबह जल्दी उठकर घर संभालती, फिर कॉलेज जाती और शाम को ट्यूशन देकर अतिरिक्त पैसे कमाती। उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास रोमांच नहीं था, बस एक दिनचर्या। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी ज़िंदगी में एक नया नाम आ गया था, फैसल। फैसल राबिया के कॉलेज में ही लेक्चरर था, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में। वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता था। लंबा कद, शांत स्वभाव और हमेशा किताबों में खोया रहने वाला। शुरू में दोनों की बातचीत सिर्फ प्रोफेशनल थी। कभी कभी स्टाफ रूम में चाय के साथ, कभी लाइब्रेरी में किताबों के बारे में। फैसल की बातों में एक गहराई थी जो राबिया को अच्छी लगती। वह कभी ज़ोर से नहीं हंसता, लेकिन उसकी मुस्कान में एक सच्चाई होती जो राबिया के दिल को छू जाती। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। फैसला राबिया को अपनी माँ की बनाई हुई दाल चावल की रेसिपी बताता। राबिया उसे अपने भाई सलमान की शरारतें सुनाती। दोनों में एक अजीब सा आराम था। फैसल की नज़र में राबिया वह लड़की थी जो परिवार के लिए सब कुछ करती है, और राबिया को फैसल में एक ऐसा इंसान नज़र आता था जो बिना शोर किए दूसरों का ख्याल रखता है। एक शाम कॉलेज के बाद दोनों लाइब्रेरी से साथ निकले। बारिश हो रही थी। फैसल ने अपना छाता राबिया को दे दिया और खुद भीगता हुआ साथ चला। राबिया ने हंसते हुए कहा, आप भीग रहे हैं फैसला साहब। फैसल ने शांत स्वर में जवाब दिया, बारिश में भीगना भी कभी कभी अच्छा लगता है राबिया, खासकर जब साथ कोई ऐसा हो जिससे बातें करने में अच्छा लगे। राबिया का दिल उस वक्त थोड़ा तेज धड़का। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। घर पहुंचकर वह देर तक उस वाक्य को सोचती रही। अगले कुछ हफ्तों में दोनों की मुलाकातें बढ़ीं, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज के गार्डन में। फैसला ने एक दिन राबिया को बताया कि उसके पिता का छोटा सा बिजनेस है जो अब मुश्किल चल रहा है। राबिया ने भी अपनी माँ की बीमारी और भाई की पढ़ाई का जिक्र किया। दोनों एक दूसरे की मुश्किलों को समझते थे। धीरे धीरे राबिया को महसूस होने लगा कि वह फैसला से बात करने का इंतज़ार करने लगी है। जब भी फैसला का मैसेज आता, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। फैसल भी राबिया की सलाह लेने लगा, चाहे क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में हो या घर की छोटी मोटी परेशानियों के बारे में। लेकिन असली ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन कॉलेज में अचानक अफवाहें उड़नी शुरू हो गईं। किसी ने देखा था कि फैसल और राबिया साथ में कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं। किसी ने कहा कि दोनों लाइब्रेरी में घंटों बैठे रहते हैं। बातें बढ़ते बढ़ते यह पहुंच गई कि राबिया फैसल के साथ घूम रही है और दोनों का चक्कर चल रहा है। ये अफवाहें सबसे पहले पहुंची राबिया की सहेली सारा के पास। सारा ने राबिया को चेतावनी दी, देखो राबिया, लोग क्या क्या कह रहे हैं। तुम्हारे घर में किसी को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे अब्बू बहुत सख्त हैं। राबिया ने हंसकर टाल दिया, अरे सारा, हम तो बस दोस्त हैं, बातें करते हैं, बस। लेकिन अंदर से वह घबरा गई थी। फिर एक शाम हुआ वो हादसा जो सब कुछ बदल गया। राबिया की माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। फैसल को जब पता चला तो वह सीधा अस्पताल पहुंच गया। राबिया रो रही थी। फैसल ने बिना कुछ कहे सारा काम संभाल लिया। डॉक्टर से बात की, दवाइयाँ लीं, बिल भरा। रात भर वह राबिया के साथ अस्पताल में बैठा रहा। उसी रात किसी ने उनके फ़ोटो खींच लिए। फैसला राबिया के कंधे पर हाथ रखे हुए था। राबिया रो रही थी। फ़ोटो में यह सब कुछ और ही लग रहा था। अगले दिन वो फ़ोटो पूरे कॉलेज में वायरल हो गए। कुछ लोगों ने उन्हें एडिट भी कर दिया। एक फेक ऑडियो भी बन गया जिसमें लग रहा था कि फैसल राबिया से कुछ गलत बातें कर रहा है। अफवाहों का तूफान उठ गया। राबिया के घर पहुंचते ही उसके अब्बू ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी राबिया, सारा मोहल्ला बातें कर रहा है।
लोग कह रहे हैं कि तुम किसी लड़के के साथ रात गुजार रही थीं। राबिया रोते हुए समझाने की कोशिश कर रही थी। अब्बू, माँ की तबीयत खराब हो गई थी। फैसल सिर्फ मदद करने आया था। हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। लेकिन हाजी साहब सुनने को तैयार नहीं थे। लोग फ़ोटो देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं। तुम्हारी माँ की बीमारी का बहाना दे रही हो। अब इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल है। उसी दिन फैसल के घर पर भी तूफ़ान आया। उसके पिता ने उसे फ़ोन करके डांटा, तुमने हमारा नाम बदनाम कर दिया। लड़की के साथ अस्पताल में रात बिताई। क्या सोचते हो लोग? फैसल ने बार बार समझाया कि बात कुछ और थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच की बातचीत बंद हो गई। राबिया कॉलेज नहीं जा रही थी। फैसल भी क्लास लेने नहीं आ रहा था। राबिया के भाई सलमान ने एक दिन बहन से पूछा, आप सच बता रही हो ना दी? कोई गलत बात तो नहीं हुई? राबिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, सलमान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। फैसल सिर्फ दोस्त था। उसने मुश्किल वक्त में साथ दिया, बस। सलमान ने कुछ दिन बाद फैसल से मिलने की कोशिश की। फैसल ने उसे सारी बात बताई और कहा, मैंने राबिया को कभी गलत नज़र से नहीं देखा। वह एक अच्छी लड़की है, लेकिन अब लोग हमारे बीच दीवार खड़ी कर चुके हैं। उधर राबिया की माँ अस्पताल से ठीक होकर घर आईं तो उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी। राबिया अब खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। आँखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। माँ ने एक शाम हाजी साहब से कहा, करीम, बेटी हमारी है, उसकी बात तो सुन लो। मैं अस्पताल में थी, मुझे पता है किसने मदद की थी। लेकिन हाजी साहब अभी भी गुस्से में थे। समाज क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले? राबिया ने फैसला किया कि वह कॉलेज छोड़ देगी। वह दूर कहीं नौकरी ढूंढ लेगी ताकि परिवार पर बोझ न बने। फैसल भी परेशान था। उसने अपने पिता से कहा, अब्बू, अगर आप मुझे नहीं मानते तो मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर एक दिन सच्चाई सामने आई। सलमान ने वो फेक ऑडियो और एडिटेड फ़ोटो की जांच की। उसने एक दोस्त की मदद से पता लगाया कि ये सब किसने बनाया था। असल में कॉलेज का एक जूनियर लेक्चरर, जिसका नाम था अहमद, राबिया पर पहले से नज़र रखता था। जब उसे पता चला कि राबिया फैसल से बात करती है तो उसने बदले की भावना से ये सब किया। उसने फ़ोटो एडिट किए, ऑडियो बनाया और अफवाहें फैलाईं। सलमान ने सबूत इकट्ठा किए और हाजी साहब को दिखाए। हाजी साहब जब सच्चाई देखी तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने अपनी बेटी पर शक किया, उसकी इज्जत बचाने वाले को अपराधी समझा। उन्होंने राबिया को बुलाया और गले लगा लिया। माफ़ कर दो बेटी, मैंने समाज के डर से तुम्हें दुख दिया। राबिया रो पड़ी। अब्बू, बस अब सब ठीक हो जाए। फैसल के पिता को भी सच्चाई पता चली। उन्होंने फैसल से माफ़ी मांगी। अब फैसल और राबिया फिर से मिले। इस बार कॉलेज के गार्डन में नहीं, बल्कि राबिया के घर में। हाजी साहब खुद फैसल को बुलाकर चाय पिलाई। फैसल ने राबिया से कहा, मैंने सोचा था कि शायद हम कभी फिर बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच्चाई हमेशा निकल कर आती है। राबिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसमें बहुत दर्द हुआ। लोगों की ज़ुबान से ज़्यादा तेज़ कोई तलवार नहीं होती फैसल। दोनों ने फैसला किया कि अब वे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फैसल ने अपने पिता का बिजनेस संभालने में मदद शुरू कर दी। राबिया ने कॉलेज में वापस ज्वाइन किया और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ महीने बाद फैसल के परिवार वाले राबिया के घर आए। दोनों परिवारों ने बातचीत की। राबिया और फैसल की शादी तय हो गई। शादी के दिन राबिया ने फैसल से कहा, याद है वो बारिश वाली शाम जब आपने मुझे छाता दिया था? फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा, और आज हम साथ खड़े हैं। बारिश भी आई तो हम दोनों भीगेंगे, लेकिन साथ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अहमद, जिसने अफवाहें फैलाई थीं, कॉलेज में सबके सामने पकड़ा गया। प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर पूछा। अहमद ने पहले इनकार किया, लेकिन जब सबूत दिखाए गए तो वह टूट गया। उसने रोते हुए माफ़ी मांगी। मुझे जलन हो गई थी। राबिया मैम बहुत अच्छी टीचर हैं। मैंने सोचा था कि अगर फैसल सर उनके करीब आएंगे तो मुझे मौका नहीं मिलेगा। मैंने गलत किया। प्रिंसिपल ने उसे चेतावनी दी और कॉलेज से सस्पेंड कर दिया। अहमद ने बाद में राबिया और फैसल से माफ़ी मांगी। दोनों ने उसे माफ़ कर दिया। राबिया की माँ अब पूरी तरह ठीक थीं। सलमान ने अपनी पढ़ाई में मन लगाया। परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आईं। राबिया और फैसल की ज़िंदगी अब साथ चल रही थी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा स्कॉलरशिप फ़ंड शुरू किया गरीब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दोनों जानते थे कि मुश्किल वक्त में सहारा कितना ज़रूरी होता है। दोस्तों,
यह कहानी हमें सिखाती है कि अफवाहों और सोशल प्रेशर के आगे कभी अपनी आंखें बंद न करें। सच्चाई की तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में फ़ैसला लेने से पहले दूसरों की बात सुनें। और सबसे बड़ा सबक यह है कि सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जो लोग गलती करते हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए सुधारने का, लेकिन गलती करने वाले को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उसका जिम्मेदार बनना चाहिए। ज़िंदगी में इज़्ज़त कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इज़्ज़त बचाने के लिए सच्चाई और सब्र की ज़रूरत होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी कभी किसी मुश्किल वक्त में फंस जाएं तो याद रखें, सच्चाई हमेशा जीतती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़। ई वेस्ट का बढ़ता ढेर इन्वायरमेंट और इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो चुका है। आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिना हम अपनी डेली लाइफ को सोच भी नहीं सकते। लेकिन टेक्नोलॉजी की इस तेज़ तरक्की का एक अंधेरा पहलू भी है, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट उन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो पुराने, ख़राब या बेकार हो चुके होते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। आज दुनिया भर में ई वेस्ट का ढेर तेज़ी से बढ़ रहा है, जो एनवायरनमेंट और इंसानी सेहत दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ई वेस्ट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। आजकल हर साल नए और एडवांस्ड गैजेट्स मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं। लोग नए फीचर्स और फास्ट टेक्नोलॉजी के चक्कर में पुराने डिवाइसेस जल्दी रिप्लेस कर देते हैं। स्मार्टफोन्स का एवरेज यूज़ पीरियड सिर्फ 2-3 साल रह गया है, जबकि पहले लोग एक डिवाइस को काफ़ी अरसे तक यूज़ करते थे। इसी तरह कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और दूसरे गैजेट्स भी जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। रिज़ल्ट ये होता है कि हर साल लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है। ई वेस्ट का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें बहुत से जहरीले केमिकल्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लीड, मर्क्यूरी, कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिक जैसी हार्मफुल मेटल्स पाई जाती हैं। जब ये वेस्ट ज़मीन पर या लैंडफिल साइट्स पर फेंक दिया जाता है तो ये केमिकल्स धीरे धीरे सॉइल और पानी में मिक्स हो जाते हैं। इससे ज़मीन की फर्टिलिटी कम होती है और पानी भी पोल्यूटेड हो जाता है। जब पोल्यूटेड पानी इंसान या जानवरों के यूज़ में आता है तो सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। एनवायरनमेंट पर ई वेस्ट का असर बहुत सीरियस है। जब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाया जाता है तो हवा में टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होती हैं जो एयर पोल्यूशन को बढ़ाती हैं। ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में भी इजाफा करती हैं। प्लास्टिक कंपोनेंट्स जलने से डिऑक्सिन्स और फूरेंस जैसी हार्मफुल गैसेस पैदा होती हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस होती हैं। इसके अलावा ई वेस्ट के अंदर मौजूद बैटरीज और सर्किट बोर्ड्स ज़मीन में मिलकर सॉइल कंटामिनेशन का सबब बनते हैं। सॉइल कंटामिनेशन से क्रॉप्स की क्वालिटी ख़राब होती है और फूड चेन भी अफेक्ट होती है। इंसानी सेहत के लिए भी ई वेस्ट एक खामोश किलर साबित हो रहा है। जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग का काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं। बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को तोड़ते हैं, जलाते हैं या केमिकल्स के ज़रिए मेटल्स निकालते हैं। इस प्रोसेस के दौरान टॉक्सिक फ्यूम्स उनके लंग्स में जाती हैं और स्किन के कांटेक्ट से भी केमिकल्स बॉडी में एंटर हो जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक लीड और मर्क्यूरी जैसी मेटल्स नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं। इससे मेमोरी लॉस, ब्रेन डैमेज, किडनी प्रॉब्लम्स और बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ तक पैदा हो सकती हैं। बच्चे ई वेस्ट के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उनका इम्यून सिस्टम फुली डेवलप नहीं होता, इसलिए जहरीले केमिकल्स उन पर जल्दी असर करते हैं। अगर प्रेग्नेंट औरत टॉक्सिक केमिकल्स के कांटेक्ट में आए तो बच्चे की ग्रोथ भी अफेक्ट हो सकती है। मर्क्यूरी एक्सपोजर से ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाता है और कैडमियम से बोन्स वीक हो सकती हैं। इस तरह ई वेस्ट एक फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि ई वेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉपरली रिसाइकल नहीं होता। दुनिया भर में सिर्फ छोटा सा परसेंटेज ही सेफ तरीके से रिसाइकल होता है, जबकि ज़्यादातर वेस्ट लैंडफिल साइट्स या ओपन डंपिंग एरियाज में चला जाता है। बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज़ अपना ई वेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देती हैं, जहां प्रॉपर रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती। वहाँ लोकल लॉग इस वेस्ट को मैन्युअली प्रोसेस करते हैं, जो उनकी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए खतरनाक होता है। इस मसले का हल मुमकिन है
अगर हम रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अडॉप्ट करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जल्दी रिप्लेस ना करें। अगर डिवाइस रिपेयर हो सकता है तो नया लेने के बजाय रिपेयर करवाना बेहतर है। दूसरा स्टेप ये है कि ई वेस्ट को प्रॉपर रिसाइकलिंग सेंटर्स तक पहुंचाया जाए। बहुत सी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस अब टेक बैक प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं जहां पुराने गैजेट्स सेफली रिसाइकल किए जाते हैं। गवर्नमेंट का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस के ज़रिए ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी ज़रूरी हैं ताकि लोग समझ सकें कि ई वेस्ट को नॉर्मल कचरे के साथ फेंकना कितना डेंजरस है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करना भी एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है। कंपनीज़ को भी एनवायरमेंटली फ्रेंडली डिज़ाइन पर फोकस करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि उन्हें आसानी से रिपेयर और रिसाइकल किया जा सके तो वेस्ट कम पैदा होगा। इस कॉन्सेप्ट को सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है, जहां प्रोडक्ट्स को रीयूज़ और रिसाइकल करके रिसोर्सेज को बचाया जाता है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि ई वेस्ट का बढ़ता हुआ धैर एक ग्लोबल चैलेंज बन चुका है। अगर हमने अभी से स्टेप्स ना लिए तो फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत सीरियस एनवायरनमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हर शख्स अपने लेवल पर छोटी छोटी चेंजेस लाकर इस मसले को कम कर सकता है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, प्रॉपर रिसाइकलिंग और अवेयरनेस ही वो टूल्स हैं जिनकी मदद से हम अपने एनवायरनमेंट और अपनी सेहत को महफूज बना सकते हैं।